विनोद, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम आ रहे हो या नहीं? भूख और प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। छत पर चांद देखने आई थी, पड़ोस वाली आंटी घूर घूर कर देख रही थी, लगता था मुझे खा ही जाएंगी। हाँ तो किसने कहा था तुमसे शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रखने के लिए? अब कुंवारी लड़की 16 श्रृंगार करके छत पर चांद देखेगी तो पड़ोस के आंटी लोग तो घूरे ही ना, इसमें उनकी क्या गलती है? हाँ तो जनाब, ये आखिरी करवा चौथ है जो मैं बिना शादी के तुम्हारे लिए रख रही हूँ। अगर इस साल के एंड तक तुमने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया ना, तो कसम से बता रही हूँ, अगले साल का करवा चौथ मैं किसी और के लिए रखूंगी। देखा, ये है आजकल की लड़कियों का प्यार, मिनट से पहले बदल जाता है। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? जिस पति के लिए तुम अगले साल करवा चौथ रखोगी ना, वो पति मैं ही बनने वाला हूँ। दिवाली के बाद घर का टिकट कर लिया, इस बार छठ पूजा पर घर जाऊंगा तो अपने बारे में माँ और पापा से फुल एंड फाइनल बात करके ही लौटूंगा। सच? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे नहीं भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब त्योहार के दिन लड़ाई करके अपना ग्लो खत्म मत करो डियर। गर्दन उठाकर नीचे देखो, तुम्हारा चांद भी गेट पर ही खड़ा है। विनोद की बात सुनकर निशा मुस्कुरा देती है और दौड़कर पूजा का सामान लेने अंदर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद निशा और विनोद छत पर खड़े होकर करवा चौथ पर चांद की पूजा कर रहे थे। निशा विनोद से प्यार करती थी। कॉलेज के जमाने से ही दोनों साथ थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद विनोद की एक बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गई थी। निशा भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही थी। कई साल प्यार में रहने के बाद दोनों की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए अब उन्होंने तय किया था कि इस साल वो शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दीपावली के बाद पूरे एक सप्ताह की छुट्टी लेकर विनोद अपने गांव किशनगंज के लिए निकल गया था। गांव पहुंचकर, माँ, तुमसे जरूरी बात करनी थी। बेटा, जरूरी बात तो हमको भी करनी है। अरे जब से गांव में ये खबर फैला है ना कि महीने का 1 लाख का नौकरी लग गया है तुम्हारा, तो इतने रिश्ते आ रहे हैं लड़की वालों के, समझाते समझाते थक गए। अभी खबर फैल जाएगा ना कि तुम छुट्टी में गांव आए हुए हो, तो देखना सवेरे से ही लड़की वालों का लाइन लगना चालू हो जाएगा। क्या मम्मी, कमाल की बात करती हो आप। अरे इंसान हूं मैं, सब्जी मंडी में बिकने वाली लौकी तुरई नहीं हूँ जिसे खरीदने के लिए वो यहाँ लाइन लगाएंगे और आप मोल भाव तय करेंगी। मुझे ना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी किसी एक लड़की से करनी है और वो लड़की मैं ऐसे नहीं चुन सकता। लड़की मेरी पसंद की होगी, ऐसे शादी थोड़ी ना की जाती है। काहे नहीं की जाती? तुमको पता है कितना बड़ा बड़ा ऑफर लेकर आ रहे हैं वो। राम खिलावन पूरे 20 लाख रुपए कैश देने को तैयार है। बहुत डिमांड है तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे अच्छी कमाई करने वाले लड़के का यहाँ गांव में। सब कोई अपनी लड़की को तुम्हारे साथ सेट करने पे लगा है। मैंने बोला ना मम्मी, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे शादी कोई 20-25 लाख देकर थोड़ी ना की जाती है। शादी तो मैं उससे करूंगा जो मुझे पसंद होगी, और मुझे निशा पसंद है। निशा के बारे में बात करने के लिए मैं इस बार घर आया हूँ, और तुम यहाँ पर दहेज वाले रिश्तों की कहानी लेकर बैठ गई। क्या कहा? अपनी मर्जी से लड़की भी पसंद कर लिए तुम? अरे माँ बाप कितनी मेहनत से तुमको पढ़ाए लिखाए इस काबिल बनाए कि आज इतना बड़ा शहर में अच्छा रुपया कमा रहे हो, और तुम माँ बाप की मर्जी के बिना ही अपना रिश्ता तय कर लिए। कितने सपने देखे थे हम कि तुम्हारी शादी में जो रुपया मिलेगा उससे वो लंबा वाला गाड़ी खरीदेंगे, 3 तल्ले का मकान बनाएंगे, रिश्तेदारों को जलाएंगे। लेकिन तुम तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिए। नालायक निकले तुम एक नंबर के। देखो बेटा, वो निशा दिशा जो कोई भी है ना, उसको समझा बुझा कर बना कर दो। पढ़ने के लिए तुमको शहर भेजे थे जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम शहरी बाबू बनकर गांव के रीति रिवाजों से दूर हो जाओ। गांव के बच्चे हो तुम। तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप की पसंद से, यहाँ के रस्म रिवाज के हिसाब से होगी। अरे हम देख समझ कर रिश्ता करेंगे, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता शादी ब्याह किस तरह से तय किया जाता है। बात यहाँ रस्म रिवाज की नहीं है माँ, 20 लाख के दहेज की है। इसलिए मेरी बात सुनने में खराब लग रही है आपको, क्योंकि मैं इस समय तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं, खजाने की चाबी नजर आ रहा हूँ, और तुम अपना बेटा उसके हाथ में सौंपना चाहती हो जो तुम्हें इस खजाने की अच्छी कीमत दे दे, ताकि जो जीवन भर हमको पालने पोसने में कष्ट उठाए हो ना, उसकी कीमत मिल सके आपको। बदतमीज, यही सब सिखाकर बड़ा किया है क्या तुमको? अरे बड़े शहर में जाकर माँ बाप के साथ जुबानी चलानी सीख गया है। तुम हमारे गांव के पहले लड़का हो जिसकी इस तरह से शादी हो रही है। हमारे यहाँ का यही दस्तूर है, जितना बड़का लड़के की नौकरी उतना बड़का दहेज। और हम कौन किसी दरवाजे जाकर पैसा मांगे हैं? लड़की वाला खुद देने को तैयार खड़ा है, तो घर आई लक्ष्मी को ऐसे कौन ठुकराता है? देखो माँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, शादी मैं सिर्फ और सिर्फ निशा के साथ करूंगा, और बिना दहेज के करूंगा। दूसरी बात, निशा से ना भी करनी होती ना, तो भी ऐसे अपनी कीमत लेकर सौदा करने वाले से तो हरगिज शादी नहीं करता मैं। चलता हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहे हो?
पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया था ना तू? आया तो था, लेकिन अब यहाँ मन नहीं लग रहा है, वापस जा रहा हूँ। और अब तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। मुझे तुम्हारा कैश कार्ड नहीं बनना। विनोद गुस्से में गाड़ी लेकर अपने घर से निकल गया। क्या बात कर रहा है? खबर पक्की है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? पक्का अकेला है वो? हाँ, कच्ची खबर कहा देंगे तुम्हें। कौन पहली बार ये काम थोड़ी ना कर रहा है, तुम बस अलर्ट रहना। पूरा 8 महीना हो गया जो इसकी फील्डिंग लगा है, ससुरा गांव आने का नाम ही नहीं लेता था। कुछ ही देर में विनोद की गाड़ी गांव से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते पर सुनसान जगह पहुंच गई। अचानक ही विनोद की गाड़ी के सामने 2 बाइक आ जाती है। विनोद घबराकर गाड़ी रोकता है, तभी कुछ नकाबपोश लोग आकर जबरदस्ती उसे गाड़ी से उतारकर दूसरी गाड़ी में बिठा लेते हैं। अरे कौन लोग हो आप? मेरी क्या दुश्मनी है आप लोगों से? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? आंख और मुंह पर पट्टी बांधो इसके। अब जो भी कहना सुनना है घर पर ले जाकर ही करेंगे। सूर्या के कहने पर साथ बैठा लड़का विनोद का मुंह और आंख कपड़े से बांध देता है और कुछ देर में वो लोग एक घर में उसे लेकर पहुंच जाते हैं। आज सुन लो सब लोग, लड़का मिल गया। कल सवेरे से कार्यक्रम शुरू करो, शाम तक सब करके निपटा देंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया लड़का पकड़ कर लाए हो। देखने में भी सुंदर है और वो राजेश बता रहा था कि शहर में इंजीनियर है। हाँ तो सड़क चलते भिखारी को थोड़ी ना पकड़ कर लाएंगे अपनी इकलौती बहन के लिए। सब पता लगवा कर ठोक बजाकर उठाए इसको। ऐसे थोड़ी ना इतना बड़ा रिस्क लेंगे। भैया जी, इस विनोद का क्या करना है? पढ़ा लिखा लड़का है, रुपया भी अच्छा कमाता है, इतनी आसानी से मानेगा नहीं। अकड़ बहुत है इसके अंदर। पूरे रास्ते कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। हाँ तो अकड़ ढीली करो ना इसकी। रात भर का समय है तुम लोगों के पास। इसको बताओ, शहर में जाकर कहीं यहाँ गांव की रस्म भूल तो नहीं गया? सारी रस्मों की याद दिलाओ इसको। पहली बात, सोने मत देना। दूसरी, जरा सी आवाज ऊंची करे तो जी भर के खर्चा पानी देना। खातिरदारी ऐसी करना कि कुछ भी निकले बस मुंह से शादी के लिए ना निकलने पाए। सब समझ गया भैया जी, आप आराम करिए, इनको तो हम देख लेंगे। 1.5 हड्डी है बदन में, लेकिन 8 इतनी है, अपने बराबर किसी को समझ नहीं रहा। जरा इनको अपने किशनगंज की मेहमानबाजी दिखाते हैं। अरे भाई, कौन हो आप लोग? क्या दुश्मनी है आप लोगों की मेरे साथ? तुम्हें पैसे चाहिए, मैं देता हूँ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? ये लो, ये मेरी घड़ी मोबाइल सब रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। अच्छा, ये गाड़ी की चाबी भी रख लो। मैं पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करूंगा, पक्का, प्रॉमिस। विनोद की बात सुनकर वहां खड़े लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे जीजा जी, ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको? पता भी है कितने दिन से आपको इंतजार कर रहे थे, और एक आप एक गांव आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़े मुश्किल से 8 महीने बाद तो गांव में दर्शन हुए आपके। 8 महीने से हमारी बहन पलके बिछाकर आपका इंतजार कर रही है। अब रात भर आपकी दुल्हा बनने की प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर कल आपके फेरे करवा देंगे अपनी बहन के साथ। हाँ? कौन बहन? कौन जीजा? मैं तुम्हारी बहन को जानता भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे फेरे करवा दोगे मेरे? अरे जितना कहा उतना समझ में नहीं आता क्या? शादी करने के लिए जान पहचान की क्या जरूरत है? कल फेरे लोगे ना, उसके बाद जीवन भर जान पहचान बढ़ाते रहिएगा। लाखों में एक है हमारी बहन, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और आपका भी। और ऐसा मत समझिए फोकट में शादी कर रहे हैं। आपको घड़ी, अंगूठी, चेन, शादी का सूट, जूते, बुट्टे सब हमारी तरफ से। आप बस तैयार होकर फेरों में बैठना। अरे भाई, कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने कहा ना तुम्हारी बहन से मैं शादी नहीं कर सकता। ऐसे कैसे किसी को भी सड़क से उठाकर अपनी बहन की शादी करवा देंगे आप लोग? मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। मैंने कहा जाने दो मुझे। सूर्य भैया ठीक कह रहे हैं, बहुत अड़ियल घोड़ा है, ऐसे बातों से नहीं मानेगा। इसको तो खर्चा पानी देना ही पड़ेगा। इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये खुद से ना कहने लगे भाई मेरे को शादी करनी है, शादी करनी है। इसके बाद वहां खड़े लड़के विनोद को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। अरे जीजा जी, क्यों अपनी शादी में फोटो खराब करवाना चाह रहे हैं? क्या है ना कि यहाँ शादी तो आपको करनी पड़ेगी। समझदारी इसी में होगी कि बिना पिटे मान जाओ, वरना अपनी बात कैसी मनवानी हमको अच्छे से आती है। तुम्हारे जैसे गुंडे का जीजा नहीं हूं मैं। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे जैसे गुंडों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। अरे बस बस बस, बहुत हुआ। हम जीजा जी कहकर इज्जत दिए जा रहे हैं और ये सर पर चढ़ता जा रहा है। अरे जीजा तो तू तब बनेगा ना जब फेरे पड़ेंगे। उससे पहले ना तो हमारा जीजा नाम तेरे साले। अरे मारो रे, पहले इसकी अकल ठिकाने लगाओ। शादी तो हम इसकी टूटी हड्डियों से भी करवा देंगे, चिंता की कोई बात ना है। हमारी बहन है, खूब सेवा करेगी इसकी, जल्दी ठीक हो जाएगा।
आखिर कब तक विरोध कर पाता उन गुंडों की मार के आगे। कुछ देर बाद विनोद टूट गया और अपनी जान बचाने का अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वो था इन गुंडों की बहन से शादी करके किसी तरह से यहाँ से जिंदा निकलना। वो लोग विनोद के साथ किसी कैदी जैसा बर्ताव कर रहे थे। ना तो उन्होंने पूरी रात उसे सोने दिया, ना ही पीने के लिए एक बूंद पानी। अगली सुबह विनोद एक अंधेरे कमरे में निढाल पड़ा था और बाहर से औरतों के गीत गाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था किसी की शादी की रस्में चल रही है। पूरा दिन ऐसे ही भूखे प्यासे बिताने के बाद शाम के समय सूर्या कमरे में आता है। तो जीजा जी कैसा लग रहा है अभी भी यही कहोगे शादी नहीं करनी? ये आपका शादी का सूट भिजवा दूं? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास से गला सूख रहा है। अरे रे रे, ऐसे कैसे पानी पिला दे आपको? बाद में आप शादी करने से पीछे हट गए तो पानी खाना सब आपको अब फेरों के बाद ही मिलेगा। मैंने कहा ना मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अपनी बात से नहीं फिरूंगा। थोड़ा सा पानी पिला दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐ छोटे, जीजाजी के लिए चाय नाश्ता लगाओ। अब ये शादी के लिए मान ही गए तो अपने यहाँ की असली खातिरदारी दिखाओ ना, और खबरदार जो किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया। अगले आधे घंटे में विनोद को दूल्हे की तरह तैयार करके मंडप में ले जाकर बिठा दिया गया था। कुछ मिनट के बाद एक नाजुक सी घूंघट से ढके दुल्हन आकर उसके बगल में बैठ जाती है और पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। विनोद का सर बुरी तरह से चकरा रहा था, शरीर का अंग अंग दुख रहा था और दिमाग सुन्न हुआ पड़ा था। उससे मानो होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस पल में उसके अंदर विरोध करने के नाम मात्र की ताकत भी नहीं बची थी, इसलिए जो हो रहा था विनोद चुपचाप उसे होने देता है। कुछ ही देर में गिरते पड़ते विनोद के फेरे पायल के साथ करा दिए गए। शादी के बाद दमाद जी लाखों में एक है मेरी बेटी, इसे तकलीफ देने के बारे में सोचिएगा भी मत। आपका घर का पूरा पता ठिकाना है हमारे पास। उधर आपने हमारी बिटिया को परेशान किया, यहाँ कीमत आपके परिवार वाले चुकाएंगे हैं? इसलिए अच्छे दामाद की तरह बस खुश रहिए हमारे पायल के साथ। पैसा रुपया आपके पास पहले ही बहुत है, इसलिए कमी किसी चीज की होनी नहीं चाहिए उसे। और हाँ, पुलिस में भी जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हमारे उसूल थोड़े अलग है। अगर जेल जाना होगा ना तो हम सीधा पहले आपको निपटाएंगे और फिर सीधा 302 में अंदर जाएंगे, ताकि पूरे किशनगंज को पता चले कि बगावत का मतलब मौत है। ना तो हम पुलिस से डरते हैं ना खून खराबे से। आई क्या बात समझ में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बहन की शादी कराने का ये कौन सा तरीका है। अगर आप लोगों को वाकई अपनी बहन की शादी ही करनी थी तो तरीके से कोई अच्छा लड़का देखकर इज्जतदार लोगों की तरह उसके घर रिश्ता लेकर जाते और सबकी रजामंदी से शादी करते। ऐसे सड़क चलते किसी को भी उठाकर अपनी बहन को गाय भैंस की तरह उसके पल्लू से बांध देना सही लगता है क्या आप लोगों को? आपको क्या लगता है, ऐसा करके आप अपनी बहन की जिंदगी सुधार रहे हैं? दुनिया के कौन से हिस्से में अपनी सगी बहन बेटी को ऐसे किसी भी अजनबी के साथ बांधा जाता है? भैया ये तो फिर से ज्ञान देने लगा। इसे ये लग रहा है कि शहर जाकर इसने 4 किताबें क्या पढ़ ली, सारा ज्ञान इसी के पास आ गया। हम गांव में रहने वाले लोग रोटी की जगह घास नहीं खाते। ये ज्ञान की बातें हमें भी समझ में आती है, लेकिन क्या करें, यहाँ गांव देहात का आदमी है ना, इसको पैसे की बोली समझ में आती है। बेटा पैदा करके जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया, और जिसके घर पैदा हो गई बेटी उसने कर दिया पाप। अब लड़के के घर वाले बिना 10-20 लाख के दहेज के अपने पढ़े लिखे बेटा की शादी नहीं करेंगे। और वो आदमी जिसकी जेब में 20 लाख ना हो, क्या वो अपनी पढ़ी लिखी होना लड़की को अनपढ़ के साथ ब्याहेगा? और चलो ब्याह भी दे, उसके बाद सारी जिंदगी क्या मजदूरी करवाए अपनी बिटिया से? हमारी बुआ के लिए दहेज का जुगाड़ नहीं हुआ तो कंवारी रह गई। पढ़ी लिखी थी इसलिए उनकी जिद थी कि शादी तो पढ़े लिखे शहरी बाबू से करेगी। और पढ़े लिखे लड़कों का क्या दाम चल रहा है अपने किशनगंज में जानते हो? आज के जमाने में 20 लाख और बुआ के जमाने में था 5 लाख। उस जमाने में 5 लाख भी अपनी औकात से बाहर था, और आज 20 लाख भी। तो क्या जिनके पास पैसा नहीं है उनकी बहन बेटियों को सपने देखने का अधिकार नहीं है? उनकी शादी पढ़े लिखे लड़कों से नहीं हो सकती? सब पढ़ा लिखा अच्छा कमाई करने वाला लड़का वो अमीर लोग ले जाएगा, हम लोग बैठकर सब तमाशा देखते रहेंगे। हमरे जैसे गरीब के बच्चे अपना सारा जिंदगी यहाँ देहात में बिता देंगे क्या? बस इसीलिए इस दहेज के दानों को मारने का तोड़ निकाल लिया। अब हम लड़का पसंद करते हैं, दिन तारीख फाइनल करते हैं, और बिना किसी को पूछे बिना किसी से बताए लड़के को उठाकर उसकी शादी अपनी बहन बेटी से करवा देते हैं। तुम्हारी भी शादी हो गई है, चुपचाप अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर जाओ और खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो।
हमरे साथ चालाकी मत करना क्योंकि हमरे पास खोने के लिए कुछ ना है, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, इसलिए बेहतर होगा अपनी इज्जत और जिंदगी बचा के रखो। पायल के भाई की धमकियां सुनने के बाद विनोद के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक रात उसकी जिंदगी में जो नया मोड़ ले लिया है वो किस तरह से उसका स्वीकार करे। पायल के घर वालों ने विनोद की मरहम पट्टी करवाई, 2 वक्त का खाना पैक किया, एक अटैची में पायल के कपड़े भरकर उसकी गाड़ी में लदवाए और पायल को विनोद के साथ विदा कर दिया। किशनगंज से दिल्ली का रास्ता लंबा था, लेकिन विनोद और पायल के बीच की चुप्पी ने उस रास्ते को मानो सदियों जितना लंबा बना दिया था। गाड़ी बस सरपट दौड़ती जा रही थी और विनोद, उसके मन में तो जैसे विचारों की आंधी आई हुई थी। 5 घंटे के बाद पायल की धीमी सी आवाज विनोद के कान में सुनाई पड़ी। सुनिए ना, गाड़ी कहीं रोक लीजिए ना, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। विनोद ने गाड़ी एक होटल के सामने रोकी और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आप नहीं आएंगे? आपको भी तो भूख लगी होगी ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम्हें जो खाना है खा कर आओ। मैं अकेले। क्यों? मैं गोदी में उठाकर लेकर जाऊंगा तब जाओगी क्या? अच्छा, पैसे चाहिए तुम्हें? ये लो। विनोद ने बेरुखी से कुछ पैसे पायल के हाथ में थमा दिए और खुद गाड़ी की सीट से सर टिकाकर बैठ गया। पायल कुछ देर तक गाड़ी के बाहर खड़े होकर विनोद को देखती रही, फिर उसके बाद होटल के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो लौटी तो उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। चाय पी लीजिए, आपने घर पर भी कुछ नहीं खाया था, तबीयत खराब हो जाएगी। पायल के हाथ में चाय का कप देखकर विनोद ने कप को पायल के हाथ से धकेल कर दूर गिरा दिया। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अच्छा, मैंने कुछ नहीं खाया तो बहुत चिंता हो रही है तुम्हें? मेरी आदर्श बीवी होने का नाटक कर रही हो? हाँ, ये भी तुम्हें तुम्हारे गुंडे खानदान ने सिखाकर भेजा होगा ना। ये आदर्श तब कहाँ गए थे जब तुम्हारे भाई जबरदस्ती मुझे सड़क से उठाकर शादी करने के लिए लेकर आए थे। पूरी रात बिना किसी गलती के जानवरों की तरह मारा पीटा गया मुझे। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी गलती क्या थी। तुम इस गांव में पैदा हुई, तुम्हारे घर वालों के पास दहेज देने के पैसे नहीं थे, तुम्हें गांव के लड़के से शादी नहीं करनी थी, पर इन सब में मेरी क्या गलती है? मेरे साथ जो हुआ उसका जवाब कौन देगा? पायल गुस्से में सवाल पर सवाल पूछ रहा था, लेकिन पायल के पास इस समय कोई जवाब नहीं था। क्या जबरदस्ती किसी रिश्ते को स्वीकार कर लेगा विनोद? क्या होगा कहानी का अगला मोड़? जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग।